तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 के मैथ को पढ़ा था और क्लास 9 के मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देख रहे थे। चैप्टर नंबर 2 जो कि है बहुपद, जिसको हम लोग पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो पोलिनोमियल में हम लोग पिछले 2 क्लास के माध्यम से हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी को पोलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को लिया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और आज हम लोग बेसिक जानने के बाद आज हम लोग एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने, फिर से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पीछे बताए गए, मुझे लगता है कि पीछे बेसिक क्लास में आप सभी को बहुपद के बारे में सारी बेसिक जानकारियाँ, फंडामेंटल सारी क्लियर हो गए। अगर कोई भी छूटा होगा तो मैं एक्सरसाइज कराते समय जहां पे लगेगा कि आपको ये जानकारी देना चाहिए जो हम नहीं दे पाए हैं बेसिक में, वो सारे जानकारी को हम लोग आपको क्वेश्चन के माध्यम से, एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग साझा करेंगे आप सभी के साथ। तो आप सब बने रहिए और हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। 2.1 का जो प्रथम प्रश्न हमको दिया गया कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ हमें उत्तर देना है। यानी कि बताना है कि कौन जो है एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, और साथ में अगर एक चर में बहुपद है तो क्यों है और एक चर में बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी चीजों को हमको इसमें बताना है। तो हम लोग बहुपद जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग बीजीय व्यंजक को जान, तो बीजीय व्यंजक जो कि नीचे क्लास में हमको दिया गया है। तो और इस चैप्टर में, इस क्लास में हमको एक अलग विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को जानना है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कैसे कहेंगे, बहुपद क्यों कहेंगे, इसके लिए हमको कुछ शर्त दिया था जो कि आप सभी को हम लोग बेसिक में बताए हैं। उसी शर्त के माध्यम से हम सभी क्या करेंगे, इसको, इस सारे व्यंजक को बताएंगे कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारे पास है 4s² - 3x प्लस में 7 दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमको पहला प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक चर में बहुपद। आप सभी ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पर भी x, यानी कि हमें एक ही चर दिया हुआ है। और वहां पे पढ़े थे कि जो चर का घातांक होना चाहिए वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, प्रकृत संख्या होना चाहिए, ये सर इस तरीके होना चाहिए। तो देखिए, पूर्णांक संख्या, गिनती की संख्या में अगर हम लोग 0 को भी शामिल करें तो हमको पूर्णांक संख्या कहलाता है, और गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग घात ऊपर देख रहे हैं कि जो हमारा घात 2 है ये प्रकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, दोनों है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर का घात, किसका घात, चर का घात एक क्या है, प्रकृत संख्या है। ये आप लिख सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक प्रकृत संख्या है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो पहला हमको व्यंजक दिया था वो एक चर में बहुपद है, और कारण भी हम लोग बताए कि क्यों एक चर में बहुपद है। तो ये इसका जो चर का घात है ये एक क्या है, एक प्रकृत संख्या है, ये आप लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे y² प्लस में √2। ये भी देखिए यहाँ पे एक ही चर है इसमें y, और ये भी क्या है, इसका भी घात क्या है, प्रकृत संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर का घात एक क्या है, प्रकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, चर का घात एक प्रकृत संख्या है। तो इस तरीके से भी हम लोग दूसरे व्यंजक को बता सकते हैं। जो तीसरा हमको व्यंजक दिया गया है, ये दिया है 3√t और t√2। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। चर तो हमारा एक है लेकिन ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो चर का घात है ये एक भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, यानी कि रूट में हमको 2 दिया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, एक भिन्नात्मक संख्या है, चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या हम लोग कह सकते हैं। जो अगला हमको व्यंजक दिया है, ये दिया है कि y प्लस में 2/y। तो चर तो इसमें एक है, लेकिन ये क्या दिया है, ये भी हमको भिन्न के रूप में दिया और इसमें कोई घात नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई घात नहीं है,
यानी कि प्रथम बहुपद ये द्विपद है और दोनों में से किसी पे y पर अगर हम तो देख एक मिलेगा, लेकिन दूसरे पद में हमको कोई घात इसमें नहीं दिया और ये भी एक क्या है, भिन्न के रूप में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ये बहुपद के जो हम लोग बीजीय व्यंजक का कंडीशन पढ़ते हैं कि कौन कौन से कंडीशन होगा, कौन कौन से जो शर्त होगा, तो हम लोग बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे, वो सारे कंडीशन ये क्या कर रहे हैं, इसमें नहीं लग पा रहा। आगे देखते हैं हम x के पावर 10, y के पावर 3 और t के पावर 50। तो यहाँ पे देखिए हमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो ये एक चर, यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 चर है x y t, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि यह 3 चर में एक बहुपद है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि यह 3 चर में एक बहुपद है, यह 3 चर में एक बहुपद है। तो आपने देखा कि हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के प्रथम प्रश्न को जिस तरीके से हमको कहा जाता है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, कारण के साथ हमको उत्तर देना था। तो हम लोग एक एक व्यंजक को अच्छे ढंग से उत्तर बताएं कि कौन एक चर में बहुपद है, कौन एक चर में बहुपद नहीं है, और साथ में हम कारण भी बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2.1 के प्रथम प्रश्न को बना सकते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। हमने देखा एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न संख्या प्रथम को, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दूसरे में कह रहा है कि हमें कुछ व्यंजक दिया गया है और उसमें हमको s² के गुणांक लिखिए। कहा जा रहा है कि s² का गुणांक लिखिए। ठीक है, प्रत्येक व्यंजक में हमको s² का गुणांक लिखना है। तो देखिए बेसिक पढ़ाते समय आप सभी को हम लोग बहुपद का गुणांक बताए हैं। तो बहुपद का गुणांक यानी कि बहुपद में प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, जिसे हम लोग बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बताए थे। तो चलिए देखिए बहुपद ये हमको दिया गया है और इसमें प्रत्येक में s² का गुणांक बताना, किस चीज का, s² का। विभिन्न तरीके से प्रश्न आता है, कभी x³ का भी गुणांक पूछा जाता है, x6 का भी गुणांक पूछा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से बहुपद में घात रहता है उसी तरीके से हमको प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमको तत्काल अभी पूछा है कि s² का हमको गुणांक बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। तो देखिए प्रथम प्रश्न जो है 2 + s² प्लस में x। तो सबसे पहले पता करेंगे प्रश्न में s² है कहाँ। तो यहाँ पे देखिए s² यहाँ पे है। ठीक है, अब s² का गुना हम लोग देखते हैं कि s² के आगे कोई संख्या हमको नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि अगर 1 में हम लोग s² का गुना कर दें, ठीक है, s² का गुना कर दें तो ये आ जाएगा s²। ठीक है, यानी कि अगर 1 में हम लोग s² का गुना करें तो ये हमको s² ही प्राप्त होने वाला है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो s² का गुणांक है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, प्लस का 1। तो यहाँ पे s² का गुणांक बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, प्लस का 1 हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखिए s² था और s² के आगे हमको कोई संख्या नहीं, यानी कि प्रत्येक संख्या के गुणांक में क्या रहता है, 1 रहता है। आप सभी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, अगर x के पावर कुछ भी हमको संख्या नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, s² का गुणांक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि x के गुना में कोई संख्या हमको नहीं दिख रहा है तो 1 जो रहता है हमेशा उसके गुणज में रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में 2 - s² प्लस में x³ ठीक है, तो हमको s² का गुणांक बताना है। ठीक ऊपर ही जैसे ऊपर प्लस में s² था, हमको यहाँ पे माइनस में होल स्क्वायर दिया और इसके आगे भी हमको कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि s² के गुणांक का जो यहाँ पे -1 हो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो s² के गुणांक बराबर s² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कहा जाएगा π/2 s² प्लस में x। तो इसमें भी हम लोग पता करेंगे कि s² कहाँ पे है। तो हम लोग देख सकते हैं जो हमारे s² है यहाँ पे है और इसके साथ π/2 का गुना हुआ है, यानी कि यहाँ पे π/2 गुना में s²। तो कहा जाएगा हमारे पास π/2 s²। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे s² का गुणांक है वो है π/2। तो s² का गुणांक बराबर π/2 कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे √2x - 1। तो हमें बताना है s² के गुणांक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कहीं भी s² नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे s² का गुणांक बराबर s² का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि कारण बताएंगे साथ में, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि बहुपद में एस स्क्वायर क्या है, नहीं है। जो हमें बहुपद दिया है इसमें क्या है, एस स्क्वायर हमको नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के दूसरे प्रश्न को बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो हमारे पास है, क्या है, तीसरा प्रश्न। ये कहा जा रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। तो हमें यहाँ पे दो चीज समझने वाला है, पहले का द्विपद और दूसरा समझने वाला है एक पदी। आप सभी को बेसिक पढ़ाते समय हम लोग जब बहुपद के बारे में मुख्य पॉइंट बता रहे, कुछ ध्यान देने योग्य बता रहे थे, तो हम लोग वहां पे बताए थे कि बहुपद के कुछ पद होते हैं, ठीक है, बहुपद के कुछ पद होते हैं। वहां पे हम लोग पढ़े थे एक पदी, द्विपदी, त्रिपद, ठीक है। आगे भी बहुपद के पद होता है। तो देखिए एक पदी यानी कि जिस बहुपद में एक पद हो, ठीक है, उसे हम लोग एक पदी, जिस बहुपद में दो पद हो उसे हम लोग द्विपद, और जिस बहुपद में तीन पद हो उसे हम लोग त्रिपद कहते हैं, ठीक है। तो हमें कहा जाएगा 35 घात के द्विपद। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x के पावर 35 प्लस में हम लोग लिख सकते हैं 5y, यानी कि इसमें देखिए 2x के पावर 35 प्लस में 5y, यानी कि क्या पद हुआ, दो पद हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग और संख्या यहाँ पे 2x की जगह पे 3x भी लिख सकते हैं लोग, 5y की जगह पर आप लोग 4y भी लिख सकते हैं लोग, ठीक है। यानी कि हमको केवल 35 घात के, यानी घात हमारे क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे t लीजिए, a लीजिए, c लीजिए, कुछ भी लीजिए, बशर्ते उसका घात 35 होना चाहिए और उसमें पद 2 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम लोग कहा जा रहा है कि 100 घात के एक पदी का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, मान के चलिए क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कोमा में देखें 3y के पावर में 100 लिख सकते हैं, 5y के पावर में 100 लिख सकते हैं, 9y के पावर में 100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पद एक होना चाहिए कहा जा रहा है हमें, और घात हमारा जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को बना सकते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न संख्या 2 को और 3 को देखा। अब हम लोग अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, और उसके साथ साथ प्रश्न संख्या 5 को, और 5 के साथ साथ आप अगर बुक, ये हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं, आप अगर एनसीईआरटी बुक को देखें तो ये इस एक्सरसाइज का 5 तक ही प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोगों प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का है। तो देखिए हमको दिया गया प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक के घात, यानी कि बेसिक जब पढ़ा रहे थे तो आप सभी को बहुपद के घात हम बताए थे, यानी कि बहुपद के प्रत्येक पद, बहुपद की घात, यानी कि बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुपद में कितने घात है। आगे देखेंगे कि बहुपद में कितने घात है। प्रथम हमारा काम यह है कि बहुपद में हम लोग घात को जांचेंगे, और घात में सबसे बड़े घात को हम लोग चुनते हैं। अगर हमें बहुपद में एक ही घात दिया गया है तो हम लोग वही घात हमें क्या होता है, बहुपद का घात होता है। लेकिन बहुपद में जब हमें एक से अधिक घात दिया रहता है, ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़े घात को चुनते हैं और वही हमारा बहुपद का घात होता है। तो पहला प्रश्न हमको दिया गया है, पहला जो बहुपद दिया गया है ये दिया गया 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x। तो अगर हम लोग देखें तो इस बहुपद में 3 घात होगा। पहला 5x³ यानी कि x के पावर 3 घात है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1 है, यानी बहुपद में 3 घात है। और तीनों में क्या है, सबसे बड़ा हमारा 3 है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और इसमें सबसे बड़ा हमारा 3 है। तो हम लोग लिखेंगे कि बहुपद की घात बराबर 3, बहुपद की घात बराबर 3, ठीक है। बहुपद में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर एक ही घात, एक ही बहुपद, एक पद बहुपद है और उसमें चर और चर दोनों है तो एक ही घात होगा हमारे पास जो बहुपद में होगा। अगर हमें द्विघात, त्रिघात बहुपद इस तरीके से दिया गया है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुपद में कितने सारे घात है, और उस घात में जो सबसे बड़ा घात होगा वही हमारे बहुपद का घात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन है 4 - y², यानी कि इसमें क्या है, केवल एक ही घात है, केवल क्या है 4, क्या है 2, और ये जो 4 है ये अचर पद है, ये चर पद नहीं है। तो यहाँ पे चर पद है और इसके घात में क्या है 2। तो हम लोग लिख सकते हैं बहुपद की घात बराबर 2। क्या होगा, बहुपद की घात बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए अगले देखते हैं
5t माइनस में रूट में 7 दिया है, रूट 7 ये तो अचर पद हो गया, लेकिन यहाँ पे चर पद में हमको 5t दिया है और इसके घात में क्या हो सकता है, कुछ नहीं है। अगर बहुपद में कोई घात हमको नहीं दिया गया, कोई संख्या नहीं दी, तो हमेशा घात के रूप में 1 रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बहुपद की घात बराबर 1, बहुपद की घात बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, ये हमको दिया है कि 3, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगा, 0, क्योंकि हमें कोई यहाँ पे चर पद नहीं दिया है, कोई हमें चर राशि यहाँ पे नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बहुपद की घात बराबर 0, क्योंकि 3 एक क्या है, अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बहुपद की घात बराबर, बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम लोग रीजन में लिख सकते हैं क्योंकि बहुपद में कोई चर पद नहीं है, बहुपद में कोई चर पद नहीं है। 3 जो है क्योंकि ये अचर पद है, ठीक है। अचर पद का क्या होता है, घात यहाँ पे नहीं हमको बहुपद दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। लास्ट प्रश्न हमको कहा दिया गया कि निम्नलिखित को रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपदों में वर्गीकृत करें, यानी बांटे। तो बहुपद के प्रकार जब हम लोग आप लोग सभी को बेसिक में बता रहे थे, तो बहुपद में हम लोग 3 प्रकार के बहुपद को पढ़ा था। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वहां पे हम आप सभी को बताया था कि जिस बहुपद के घात 1 होता है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद, जिस घात का बहुपद 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो उसी की सहायता से हम लोग इस बहुपद को रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में बांटेंगे। तो पहला जो है, इसमें आप सभी देख सकते हैं कि इसमें घात कितना है, 2 है, s² प्लस में x, तो यानी कि बहुपद घात यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो बहुपद है ये होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। अगला हम लोग समझेंगे यहाँ पे जो x माइनस एक्स क्यू, तो यहाँ पे जो बहुपद के घात है ये है 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये है त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से समझते चलना, ठीक है। अगला हमारे पास जो प्रश्न है y प्लस y² प्लस में 4, यहाँ पे घात क्या है बहुपद का, 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो है हमारे पास क्या है, ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद होगा, ये द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारे पास ये 1 प्लस में x है, यहाँ पे चर पद में x है और x के घात में अगर कुछ नहीं है तो हम सभी जानते हैं कि घात के रूप में 1 हमेशा रहता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्या है, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात जो क्या है 1 है, तो ये रैखिक बहुपद, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 3t, यानी कि ये एक पदी बहुपद है और इसमें क्या है, चर के रूप में हमें t दिया है, t के पावर में कुछ नहीं है, तो ऊपर ये जैसा ये क्या है हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी जो हमारे पास क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है, ठीक है। अगला है हमारे पास ये दिया r², यानी कि ये भी एक पदी बहुपद है और घात के रूप में हमें 2 दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद होगा, द्विघात, ठीक है। अगला है हमारे पास 7x², यानी कि ये भी एक पदी बहुपद है, ठीक है, और घात के रूप में हमें 2 दिया, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। ठीक ऊपर के जैसा ही हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जितने सारे बहुपद हमको दिया गया इसको हम लोग रैखिक, द्विघात, त्रिघात के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आज के बताए गए एक्सरसाइज 2.1 के सारे प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आज जितने सारे हम प्रश्न बताएं आपको कहाँ पे, किस स्टेप बाय स्टेप में, किस स्टेप में आपको समझ में नहीं है, किस प्रश्न में आपको समझ में नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले एक्सरसाइज बनाने से पहले, अगले एक्सरसाइज का वीडियो आने से पहले आपके उस डाउट को कवर किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।